तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्टीरियस के चैप्टर नंबर 872 को। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि हमारा हीरो क्लाइन अपने रूम में मिस मैसेंजर को जाते हुए देखकर क्लाइन ने अपने हाथ में पकड़े लेटर पर नजर डाली और एक बार फिर वेस्ट बालम की प्रॉब्लम पर सोचने लगा। उसे लग रहा था कि उसे पहले से प्रिपरेशंस करनी चाहिए अगर मिस्टर एजिक नेक्स्ट एक मंथ तक रिप्लाई ना करें। इसका मतलब यह भी था कि जुलाई आते ही हो सकता है उसे वेस्ट बालम खुद ही जाना पड़े, सिर्फ कुछ मिलिट्री पर्सनल के साथ और डेथ कॉन्से का प्रोटेक्शन के बिना। अगर ऐसा हुआ तो रोज स्कूल ऑफ थॉट का साया उसके हर कदम पर मंडराता रहेगा। क्लाइन मन ही मन कुछ कैलकुलेशंस करता है। दो चॉइसेस हैं। अगर मैं पक्का कर लूं कि वहां बहुत ज्यादा खतरा है तो मैं तुरंत ड्वेन डैंटेज वाली आइडेंटिटी छोड़ दूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे कस्टमर लिस्ट को सीरियसली देखना होगा। मैं अपने आप को किसी भी ऐसे फैक्शन में नहीं डालूंगा जिसका रोज स्कूल ऑफ थॉट से थोड़ा सा भी संबंध हो। शायद मुझे पहले एक टारगेट तय कर लेना चाहिए ताकि अगर कुछ अचानक हो जाए तो मैं उसे संभाल सकूं। डैनिट्स में जो जानकारी भेजी है वो शायद वाइस एडमिरल आइसबर्ग से मिली होगी। उन दो नेटिव जनरल्स का जिक्र कुछ अलग ही लग रहा था। बाकी सब फैक्शंस के बारे में चाहे वजह कुछ भी हो, हमेशा ये मिल जाता है कि उनका संबंध लोएन से है या एंटीस से है या फेसैक से है या फेन पॉटर से है या फिर उनके अपने ही ग्रुप्स किस तरफ झुके हुए हैं। लेकिन इन दोनों जनरल्स के मामले में न्यूमिनस एपिस्कोपेट का सहारा मिलने के अलावा किसी भी फॉरेन कंट्री का नाम तक नहीं आता। क्लाइन ने लेटर को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा और उसे धुंधला सा कुछ समझ आया। अब यहां पर हमारे क्लाइन को शुरू से ही शक था कि वो दोनों नेटिव जनरल्स गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम की चर्च से जुड़े हो सकते हैं, और एडवीना ने उनके बारे में कोई एक्स्ट्रा बात इसलिए नहीं लिखी ताकि उनकी अलग ही इंपॉर्टेंस समझ में आए, जैसे वो गर्मन स्पैरो को इशारा दे रही हो कि ये दोनों ही वो लोग हैं जिनके साथ मिलकर काम किया जा सकता है। इस तरह उसे डैनिट्स के जरिए बात लीक होने का डर भी नहीं था, क्योंकि असली जानकारी तो लेटर में लिखी ही नहीं गई थी, बस एक हिंट था। इससे पता चलता है कि एडवीना एडवर्ड कितनी होशियार है। क्लाइन फिर खुद से कहता है, मेशेंचेज कटामिया पहला वाला न्यूमिनस एपिस्कोपेट के रॉयल फैक्शन से सपोर्ट लेता है और दूसरा चुप चुप के कहता है कि वो डेथ का डिसेंडेंट है। चाहे ये सच भी हो, कौन जाने कितनी पीढ़ियां बीच में होंगी। अगर वो मिस्टर एजिक से मिलता तो उसे क्या कहकर बुलाता? क्लाइंट हल्की सी हंसी हंसता है और अपनी कलाई हिलाता है और लेटर को जला देता है। उसके बाद वो बैल्कनी वाले आधे खुले कमरे में अपनी शानदार आफ्टरनून टी एंजॉय करने लगता है। तभी वॉल्टर अंदर आता है और धीरे से क्लाइंट को कहता है, सर, पुलिस फिर से आई है। ये कुआरॉन के सुसाइड के बारे में है। अब जरा यहां पर देखो। बाहर से देखने पर सभी क्लूज ड्वेन डांटेस की तरफ ही जाते थे, इसलिए बैरन सिंड्रास के हैंडल करने के बाद भी पुलिस कभी कभी जरूर आती थी, वरना रिपोर्टर्स कह देते कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही। रहा सवाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैक्ट पर अटैक का, उस केस में ड्वेन डांटेस सिर्फ एक इंपॉर्टेंट आई विटनेस था। स्टेटमेंट लेकर पुलिस ने उसे फिर परेशान नहीं किया। फिर क्लाइन ने अपने बटलर वॉल्टर से कहा, उन्हें सेकंड फ्लोर के गार्डन वाले एक्टिविटी रूम में बुला लो। क्लाइन ने बटर स्पंज केक जो आधा खाया था उसे प्लेट पर रखकर एक घूंट चाय पी। एक मालिक होने के नाते उसे खाने की वेस्ट की टेंशन नहीं होती थी। बचा हुआ खाना सर्वेंट्स को चला जाता था। अगर वो हमेशा प्लेट साफ कर देता या बिल्कुल परफेक्ट प्रपोर्शन का खाना मांगता तो पूरे स्ट्रीट में सर्वेंट्स के बीच ये बात फैल जाती कि वो कितना कंजूस है, और फिर वो बात लेडीज एंड जेंटलमैन के कानों तक पहुंच जाती। मतलब समझ रहे हो, हाई प्रोफाइल लोगों की प्रॉब्लम्स। फिर वॉल्टर ने बिल्कुल शांत चेहरे से कहा, सर, वो चाहते हैं कि आप पुलिस स्टेशन आए। आज क्वारॉन फैमिली सस्पेक्ट को लाइनअप में आइडेंटिफाई करेगी। फिर वो अपनी बात में आगे जोड़ता है, वो कह रहे हैं कि उन्हें अफसोस है पर ये एक ज़रूरी प्रोसेस है जिसे स्किप नहीं किया जा सकता। क्लाइंट धीरे से खड़ा होता है और अपने बटलर वॉल्टर से कहता है, अंडरस्टैंडेबल, और फिर रिचर्डसन से कहकर अपना कोट, हैट और केन मंगवाता है। क्योंकि अब वो इस केस में डायरेक्टली नहीं फंसा था, इसलिए वो बड़ी आसानी से दूर खड़े रहकर बस ये देखना चाहता था कि कुआरॉन और उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ और किस तरह पूरा मामला बैरन सिंड्रास की तरफ मोड़ दिया गया। और फिर अपना क्लाइंट दरवाजे की ओर बढ़ता है
और बाहर खड़ी पुलिस कैरेज में बैठ के पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है नॉर्थ बरो के पुलिस स्टेशन के एक बड़े खुले कमरे के अंदर। क्लाइन एक ग्लास वॉल के पीछे खड़ा था और उसने क्वोरॉन की फैमिली को देखता है। एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत, एक लेडी जो लेट 30s की थी, एक लगभग 15 साल का लड़का और एक छोटी लड़की जो 10 साल से ज्यादा की नहीं थी। उनकी नज़र ग्लास के पीछे खड़े सस्पेक्ट्स पर घूमी और एक ही पल में ड्वेन डांटिस पर आकर रुक गई। वही है, वो टीनेजर चीखा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसने अपनी मुट्ठी भींजी, जैसे वो ग्लास की तरफ दौड़ पड़ेगा। ऑफिसर, वही है, वही आदमी है। लेट 30s वाली लेडी रो पड़ी और उसके आंखों में दर्द के साथ गुस्सा और नफरत भराई। उसके हाथ पकड़े छोटी लड़की जोर से चिल्लाती है, डैडी, मुझे मेरे डैडी वापस दो। वो दो बूढ़े लोग अपने आंसू पोंछ रहे थे। एक मुश्किल से खुद को संभाल रहा था और दूसरा इतना टूट चुका था कि लग रहा था किसी भी पल बेहोश हो जाएगा। पूरा माहौल दर्द से भर गया। लेकिन हमरा क्लाइन ने तो आज तक उन्हें कभी देखा तक नहीं था। वो तो उन्हें जानता भी नहीं था। इम्प्लांटेड मेमोरीज। क्लाइन हल्का सा अपनी आईब्रोज चढ़ा के सोचता है, फिर भरते हुए हल्की सी सांस निकालता है और सोचता है कि क्वोरॉन की फैमिली पर आखिर क्या गुजरी होगी। इसी बीच पुलिस स्टेशन के नीचे वाले मॉर्चरी में, जहां डेड बॉडीज रखी जाती हैं, यहां देखते हैं हम डेली सिमोने को, जो पेंसिल पकड़े हल्के से कांपते हुए स्केच बना रही थी। वो पुलिस स्टेशन में हेल्प करने आई थी और रिपोर्टर्स से टकरा जाने का चांस था, इसलिए उसने अपने यूजुअल स्पिरिट मीडियम रोब्स नहीं पहने। उसने ब्लैक एंड वाइट पुलिस यूनिफॉर्म पहनी थी, ब्लाउज और स्कर्ट के साथ, और मैचिंग लेदर बूट्स। इस वक्त उसकी बाएं हाथ की हड्डी जैसे अपने आप हिलने लगी हो और थोड़ी देर में कागज पर एक डेस्क, एक ओरियल विंडो, एक इंक बॉटल, एक रिवॉल्वर और भी काफी सारी चीजें बनने लगीं। ओरियल विंडो, जो कि थोड़ा बाहर निकला हुआ था, उसके ग्लास में एक रिफ्लेक्टेड फिगर दिखता है। उस आदमी के बाल पीछे से बिल्कुल साफ तरीके से कोम्ब किए हुए थे, आधे सिल्वर, आधे रेवन ब्लैक। चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियां, चौड़ा फोरहेड और ऊंची चीक बोन्स। वो और कोई नहीं, बैरन सेनरास ही था। पाह! डेली के हाथ से पेंसिल सीधा कागज पर गिर गई। वो ऊपर देखती है और लेनर्ड को, जो उसकी मदद कर रहा था, और साथ खड़े 2 पुलिस इंस्पेक्टर्स को बोलती है। जिस सेकंड क्वोरॉन ने सुसाइड की, उस पल उसके दिल में बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा था। मतलब उसकी सुसाइड किसी मैनिपुलेशन या गाइडेंस का रिजल्ट है। ये सिंपल मेंटल इशू नहीं है, इसमें काफी हाई लेवल बियॉन्ड द पावर्स का हाथ है। उसके अंदर की उलझन और टकराव की वजह से उसके इमोशंस फट गए और उसकी स्पिरिचुअलिटी फट पड़ी। यानी कि उसका एक दिमाग सुसाइड नहीं करना चाहता और बियॉन्ड द पावर उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर रही थी। मौत से पहले वो थोड़ी देर के लिए सच को दोबारा देख पाया। ये वही सीन है जो उसकी आंखों में आखिरी बार छप गया है। पास खड़े हाई रैंकिंग इंस्पेक्टर ने थोड़ी सी अपनी आईब्रोज चढ़ाई। मैम सिमोन, क्या आप कहना चाहती हैं कि जिस आदमी को क्वोरॉन ने आखिरी बार देखा, वही असली मर्डरर है? मतलब बैरन सेनरास ही मर्डरर है? लेनर्ड मिचेल तुरंत हंसी उड़ाता है और गैली की तरफ कहता है, जो तुम देख रही हो वो हमेशा सच नहीं होता। शायद तुम्हें इल्यूजन बोलूं तो समझ ना आए, लेकिन अगर मैं मर्डरर होता तो मैं आसानी से कोई ऐसा आदमी ढूंढता जो बैरन सेनरास जैसा दिखे, ताकि क्वोरॉन की मौत से पहले उस रूम में नजर आए। दोनों इंस्पेक्टर्स एक्सप्लेनेशन सुनकर काफी खुश हो गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे उनकी टेंशन अब हल्का हो गई हो, और उन्होंने कहा, हमने क्वोरॉन की फैमिली को बुला लिया है। अब आप दोनों को डिस्टर्ब किए बिना जितने क्लूज मिल सकते हैं वो निकालने होंगे। ऑल राइट। डैली ने अपनी आंख के कॉर्नर को हल्का सा रब करते हुए कहा, मैं पहले वॉशरूम जा रही हूं, और वो वहां से वॉशरूम की तरफ चली गई। आज उसने अपना वियर्ड आई शैडो या ब्लश नहीं लगाया था, बस उसकी स्किन थोड़ी सा फीकी लग रही थी, बाकी वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी, और इस लुक में वो अपनी 30s नहीं 20s की लग रही थी। आंखें ब्राइट, फीचर्स जैसे नेचुरली ब्यूटीफुल। काफी काम होने वाला था ये सोचकर लेनर्ड मिचेल भी मुर्दा घर से बाहर निकल जाता है और ऊपर वाले वॉशरूम की तरफ चला जाता है।
जैसे ही वो स्टेयर्स चढ़कर टर्न लेते हैं, उसे कॉरिडोर के दूसरे एंड पर एक जेंटलमैन दिखाई देता है। वाइट साइड बर्न्स, मैच्योर और एलिगेंट, अपने वैले के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर जा रहा था। वो जेंटलमैन जिसके आंखों में चांदनी वाला झील जैसा कामनेस था, और वो कोई और नहीं, हमारा हीरो क्लेन यानी ड्वेन डांटेस था। वो मजे से बाहर जा रहा है। डेली एक सेकंड के लिए खोसी हो जाती है, फिर वो अपना सर घुमाती है और लेनर्ड को देखती है। वो नोटिस करती है कि ये काले बाल हरी आंखों वाला कवि सीधा ड्वेन डांटेस को ही देख रहा था। फिर वो लेनर्ड से कहती है, तुमने अचानक मेरे साथ असिस्ट करने की परमिशन क्यों मांगी? न्यूमिनस एपिस्कोपेट वाला मेंबर तो वैसे भी जल्दी ही पकड़ा जाएगा। तुम्हारे पास काम की कमी तो नहीं है? लेनर्ड को बोलने का चांस दिए बिना डैली ने फिर से डायरेक्ट पूछा, तुम्हें लगता है कि वो जेंटलमैन प्रॉब्लमैटिक है? लेनर्ड ने अपनी नज़र वापस खींच ली और 2 सेकंड चुप रहा, और फिर बोला, ड्वेन डांटेस की मुलाकात हिज ग्रेस यानी सेंट एंथनी से हो चुकी है। लेनर्ड जानबूझकर न हाँ बोला और न ही ना में जवाब दिया, जैसे कह रहा हो ये सवाल सेंट एंथनी से पूछो। अब यहां समझिए दोस्तों, हिडन मीनिंग ये था कि सेंट एंथनी ने ड्वेन डांटेस के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम मेंशन नहीं किया, चाहे सच में कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ या वो सिर्फ कहना नहीं चाहते थे। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती थीं। डेली ने हल्का सा सर हिलाया और वॉशरूम की तरफ मुड़ गई। सीन शिफ्ट होता है वेंसडे मॉर्निंग हमारी प्यारी मिस जस्टिस के पास। ऑड्री हॉल, जिसे एक स्पेशल इनविटेशन मिला था, कैरेज में बैठकर सेंट सैमुअल कैथीड्रल, फेल्प स्ट्रीट पहुंची। लोवेन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन का ऑफिस 22 फेल्प स्ट्रीट पर ही था। वो बिल्डिंग चर्च ऑफ एवर नाइट की प्रॉपर्टी थी, इसलिए रेंट की भी जरूरत नहीं थी। कैरेज से उतरने से पहले ऑड्री ने इनविटेशन हाथ में लिया और बाहर का व्यू देखा। उसके दिल में फ्यूचर को लेकर एक्साइटमेंट भर गई। वो फाउंडेशन की डायरेक्टर बनने वाली थी। फंड्स रेज करना और बाहर के लोगों या ऑर्गेनाइजेशन से कोऑर्डिनेशन संभालना, सब कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आने वाला था। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, अब सवाल यह है कि जब ऑड्री हॉल और ड्वेन डांटेस एक ही फाउंडेशन में एक ही जगह पर जब सामने आएंगे, तो क्या कुछ होने वाला है? क्या उनकी पहली मुलाकात नॉर्मल होगी या फिर कहानी एक नई डायरेक्शन ले लेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताना।